एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या होता है जब एक ही देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, बल्कि इस एक सवाल के जवाब पर लिटरली किसी भी देश का पूरा फ्यूचर टिका होता है। देखिए, ऐसी सिचुएशन में ना किसी भी देश के पास दो ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, जहां सब मिलजुल कर रहते हैं, शांति होती है, प्रोग्रेस होता है, देश आगे बढ़ता है। और दूसरा रास्ता, वो है झगड़े का, तनाव का, और हालात बिगड़े तो सिविल वॉर यानी गृह युद्ध तक का। मतलब दो बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट्स। तो फिर सवाल ये है कि इन दो अंजामों में से सही रास्ता चुनने का फॉर्मूला क्या है? वो सीक्रेट फॉर्मूला है पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। सच में यही वो मास्टर की है जो इतनी डाइवर्सिटी वाले देश को भी एक साथ जोड़कर रखती है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ओके, तो आज हमारा सफर इन 4 हिस्सों में होगा। पहले हम 2 देशों बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी देखेंगे। फिर हम उनके चुने हुए 2 अलग अलग रास्तों को कंपेयर करेंगे। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल, आखिर पावर शेयर करना जरूरी ही क्यों है? और एंड में हम पावर शेयरिंग के अलग अलग तरीकों का पूरा टूल किट एक्सप्लोर करेंगे। रेडी हैं? लेट्स नो। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। हम 2 बिल्कुल अलग अलग देशों की कहानी देखने जा रहे हैं, जिनके सामने चैलेंज सरप्राइजिंगली एकदम सेम था। अपनी डाइवर्सिटी को आखिर मैनेज कैसे करें। हमारा पहला स्टॉप है यूरोप का एक छोटा सा बेहद खूबसूरत देश, बेल्जियम। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइज में ये हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा है, पर इस छोटे से देश की प्रॉब्लम काफी बड़ी और कॉम्प्लेक्स थी। आइए देखते हैं कैसे। अब जरा इसके नंबर्स पे गौर करते हैं। ये देखिए, देश की टोटल पॉपुलेशन में से अ वॉपिंग 59% यानी मेजॉरिटी डच बोलती है, और ये लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फिर आते हैं 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो वलोनिया रीजन में है, और एक छोटा सा 1% हिस्सा जर्मन बोलता है। तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, राइट? देश में डच बोलने वालों का पल्ला भारी है। लेकिन वेट, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। देश की कैपिटल सिटी ब्रसल्स में सीन एकदम उल्टा पलट जाता है। यहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% डच। सोच के देखिए, जो कम्युनिटी पूरे देश में मेजॉरिटी में है, वो देश की कैपिटल में आकर माइनॉरिटी बन जाती है। और बस यहीं से सारे टेंशन की शुरुआत हुई। चलिए अब यूरोप से निकलकर आते हैं अपने पड़ोस में। हमारी दूसरी केस स्टडी है श्रीलंका। ये खूबसूरत आइलैंड नेशन, यहाँ पर भी अलग अलग भाषा और कल्चर के लोग रहते थे। श्रीलंका में सिचुएशन और भी क्लियर कट थी। यहाँ 74% लोग सिन्हाला भाषा बोलते थे, जो ज्यादातर बुद्धिस्ट थे। उनके बाद 18% लोग तमिल आते थे, जिसमें श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स दोनों शामिल थे। तो यहाँ सिन्हाला कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी और क्लियर मेजॉरिटी थी। तो अब आप दोनों देशों की सिचुएशन समझ गए हैं, राइट? दोनों में डाइवर्सिटी है, दोनों में एक क्लियर मेजॉरिटी ग्रुप है और एक माइनॉरिटी ग्रुप है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इन दोनों देशों ने आखिर रास्ता कौन सा चुना? चलिए पहले श्रीलंका की बात करते हैं। 1948 में आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म का रास्ता अपनाया। अब आप सोचेंगे, ये मेजॉरिटेरियनिज्म क्या चीज़ है? बहुत सिंपल शब्दों में ये एक ऐसी सोच है जिसमें माना जाता है कि जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, उसे देश पर अपनी मर्जी से राज करने का हक है। उन्हें माइनॉरिटी कम्युनिटी की ज़रूरतों या उनकी विशेस की कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम। और इस सोच का रिजल्ट वो इस टाइमलाइन में साफ साफ दिख रहा है। देखिए, 1948 में आज़ादी मिली। ठीक 8 साल बाद 1956 में एक कानून आया जिसने सिन्हेला सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश कर दिया। इसके बाद तमिल्स को लगा कि उन्हें किनारे किया जा रहा है। 1980s आते आते उन्होंने एक अलग देश तमिल ईलम की मांग शुरू कर दी। और इस सब का फाइनल आउटकम क्या हुआ? एक लंबा खून खराबे वाला सिविल वॉर। आखिर इस 1956 के एक्ट में ऐसा था क्या जिसने इतनी आग लगा दी? वेल, 3 बड़ी बातें थीं। नंबर 1, सिन्हाला को देश की इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, तमिल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। नंबर 2, बुद्धिज्म को स्टेट प्रोटेक्शन दिया गया, मतलब सरकार उसे बढ़ावा देगी। और नंबर 3, यूनिवर्सिटी सीट्स और सरकारी नौकरियों में सिन्हाला लोगों को प्रेफरेंस मिलने लगी। चलिए यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सोचते हैं। इमेजिन आप उस वक्त श्रीलंका के लीडर हैं। आपके सामने ये सिचुएशन है। इस 1956 एक्ट की जगह आप ऐसा क्या करते जिससे देश जुड़ता, टूटता नहीं? आप कैसे दोनों कम्युनिटीज को साथ लेकर चलते? थोड़ा सोचिए और अपने आइडियाज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब देखते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट बेल्जियम ने क्या किया। श्रीलंका ने झगड़े का रास्ता चुना, लेकिन बेल्जियम ने चुना समझदारी का रास्ता, जिसे कहते हैं अकोमोडेशन, यानी सबको साथ लेकर चलना। बेल्जियम के लीडर्स ने समझा कि झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा।
तो 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बड़े बदलाव किए। पहला, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की गिनती बराबर कर दी, इक्वल, ताकि कोई एक अकेले डिसीजन ना ले सके। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत सारी पावर्स दे दी, उन्हें सेंटर का गुलाम नहीं बनाया। तीसरा, कैपिटल ब्रसेल्स के लिए एक अलग ही सरकार बना दी, जिसमें फिर से दोनों कम्युनिटीज को बराबर की सीटें मिली। और चौथा, उनका सबसे ब्रिलियंट और यूनिक आइडिया, वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्रिएशन। ये एकदम हटके सोल्यूशन था। ये एक तीसरी तरह की सरकार थी जिसे एक ही भाषा बोलने वाले लोग चुनते थे, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हो। और इस सरकार के पास पावर थी कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से जुड़े मामलों पर फैसले लेने की। मतलब अपनी भाषा, अपनी सरकार। कितना स्मार्ट आइडिया था, है ना? तो हमने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां देख ली हैं। एक में अंजाम, झगड़ा और सिविल वॉर, दूसरे में शांति और एकता। तो इससे हम आते हैं अपने अगले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। आखिर पावर शेयरिंग इतनी जरूरी क्यों है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, पावर शेयर करने के पीछे 2 सॉलिड रीजंस हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, यानी एक प्रैक्टिकल, समझदारी भरा कारण। इसका सिंपल लॉजिक है, जब आप पावर शेयर करते हैं तो अलग अलग ग्रुप्स के बीच झगड़े का चांस कम हो जाता है, देश में शांति और स्टेबिलिटी बनी रहती है। सिंपल इज दैट। और दूसरा है मॉरल रीजन। ये दिल की बात है। ये कहता है कि पावर शेयरिंग करना ही सही काम है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की आत्मा है, द वेरी स्पिरिट ऑफ इट। आखिर डेमोक्रेसी का मतलब ही है लोगों का राज, तो पावर भी सब लोगों में बंटनी चाहिए, राइट? अब जब हमने क्यों समझ लिया है, तो अब कैसे पर चलते हैं। हमारे आखिरी सेक्शन में हम पावर शेयरिंग के 4 अलग अलग तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे। ये एक तरह से एक टूल किट है, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी डेमोक्रेसी और मजबूत बन सकती है। तो चलिए इस टूल किट के 4 जबरदस्त औजारों का देखते हैं। सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसे हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पावर एक ही लेवल पर गवर्नमेंट के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सब बराबर, कोई ऊपर नीचे नहीं। बिल्कुल वैसे जैसे आप दोस्त लोग ट्रिप प्लान करते हो, राइट? एक फ्रेंड होटल्स देखता है, दूसरा टिकट्स, तीसरा घूमने की जगह। सब में पावर बटी हुई है। फिर आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब इसमें पावर ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट और स्टेट से लोकल बॉडीज तक। सोचो, एक फैमिली की तरह। जो सबसे बड़े फैसले हैं वो पेरेंट्स लेते हैं, लेकिन छोटे मोटे काम करने की पावर बच्चों के पास भी होती है। अब तीसरा, जो हमने बेल्जियम में देखा, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, यानी अलग अलग भाषा या धर्म के लोगों को पावर देना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्कूल के हाउसेस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, सबको अपने अपने इवेंट्स करने का मौका मिलता है ताकि सब इन्वॉल्व फील करें। और फाइनली नंबर 4, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। ये तो हम अक्सर देखते हैं, जब इलेक्शन में किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो वो क्या करती है? दूसरी पार्टीज के साथ हाथ मिलाकर कोलिशन यानी गठबंधन की सरकार बनाती है। इस तरह पावर शेयर हो जाती है। तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? की टेकअवेज क्या है? नंबर 1, डाइवर्सिटी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन सकती है। नंबर 2, मेजॉरिटेरियनिज्म का रास्ता अक्सर झगड़े और बर्बादी की तरफ ले जाता है। नंबर 3, सबको साथ लेकर चलने से यानी अकोमोडेशन से एकता और विश्वास पैदा होता है। नंबर 4, पावर शेयरिंग ही डेमोक्रेसी की असली रूह है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह सब सिर्फ किताबों या देशों के लिए नहीं है। यह फॉर्मूला हमारे क्लासरूम्स, हमारे घरों और हमारी कम्युनिटीज में भी उतना ही काम का है। जैसा कि ऑड्रे लॉर्ड ने कितनी खूबसूरत बात कही है, हमें हमारे भेदभाव नहीं बांटते, हमें बांटती है उन भेदभावों को पहचानने, उन्हें एक्सेप्ट करने और उनका जश्न मनाने की हमारी नाकामयाबी। सच में कितनी गहरी बात है। तो आखिर में मैं आपके पास एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज, अभी, इसी वक्त आप अपनी रोज की जिंदगी में पावर शेयरिंग के इस सिंपल से पर पावरफुल प्रिंसिपल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्लास के ग्रुप प्रोजेक्ट में, दोस्तों के साथ प्लान बनाते वक्त या फिर घर के छोटे बड़े फैसलों में। इस पर